कराची में हम देख रहे हैं 2 रोज़ कबल इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। एक मरतबा फिर पाक चाइना जो रिलेशनशिप है इसको सबोटाज करने की कोशिश की गई है। कराची में एयरपोर्ट के करीब रात गए हम देख रहे हैं कि चाइनीज़ नेशनल उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। हमले के बाद चाइनीज़ एम्बेसी ने पाकिस्तान से फौरी इमरजेंसी प्लान नाफिज करके पाकिस्तान से इस मामले की प्रोब करने, इन्वेस्टिगेशन करने की दरख्वास्त की है। ये हमला एक ऐसे वक्त में नाजरीन किया गया है जब हम देख रहे हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली है और इसमें शिरकत के लिए चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर 11 साल बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम माजी का जायज़ा लें तो कराची ही में नवंबर 2018 में चाइनीज़ कॉन्सुलेट और अप्रैल 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर जो चाइनीज़ नेशनल्स थे उनको टारगेट किया गया था। रवां बरस भी मार्च में दासू डैम जाते हुए बिशाम के इलाके में चाइनीज़ इंजीनियर्स के कॉन्वॉय को निशाना बनाया गया, जिससे एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि इन हमलों का क्लियरली जो मकसद है वो एक तो गवादर में जारी सी पैक मनसूबों में रुकावट डालना है और पाक चाइना रिलेशंस पर वार करना है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको रोकना भी एक मकसद दिखाई दे रहा है। आज हमने देखा कि जो फेडरल कैबिनेट इजलास है इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि बिशाम वाक़े के बाद चाइना की तरफ से तशवीश का पैगाम मिला था, मगर अफसोस की बात यह कि उनको इंश्योर करवाने के बावजूद ये वाक़या हो गया। इन हालात में अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि यहाँ पर सरमायाकारी कौन करेगा। चाइनीज़ शहरियों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने आज ये बात भी की है। अब सवाल ये कि एक ऐसे वक्त में जब हम देखें कि हाई प्रोफाइल इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी माइलस्टोन भी है, इसको होस्ट करना एक बड़ी कामयाबी होगी अगर इसको कामयाब तरीके से होस्ट कर लेता है पाकिस्तान, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन ये इस तरह के अटैक्स होना, इसके क्या असरात हो सकते हैं एक ऐसे टाइम में, और हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है इसको कामयाब बनाना, अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना, ये चैलेंज है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। शाह साहब देखिए, मेरे ख्याल में आमना एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है। बार बार जो हम बात करते हैं कि जो हॉस्टाइल कुव्वतें हैं जिसमें आप अब डिनाई नहीं करेंगे कि वो लोग जो कि आपके सी पैक प्रोजेक्ट और ओवरऑल पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ है, उसमें खुल के नाम लेने चाहिए। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान सफ़े अव्वल में है। इसके अलावा आप उन लोगों को जिसमें बशमूल अमरीका और उसके कोलिशन पार्टनर जो नहीं चाहते कि यहाँ बैलेंस ऑफ पावर जो है वो उनके हक से चाइना के हक में जाए, तो मेरे ख्याल में दूसरा ऑप्शन ये भी है। दूसरा, जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉन्च की जा रही है, उन लोगों को जिनमें आपके अंदर जो कहते हैं फितना अल खवारिज, जो टीटीपी अपने आप को कहती थी, वो बिल्कुल सर फहरिस्त है इन तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर। दूसरी आपकी बीएलए जो कि ओपनली एडमिट करती है कि वो शामिल है। ISK वो हर लिहाज से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। और दूसरी ऐसी कई ETIM जो कि यूगर चाइनीज़ मिलिटेंट्स हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर ऑपरेशनल है, और उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो BLA और ऐसी तमाम जो अलहदगी पसंद कुव्वतें हैं जो कि अपने आप को आज़ाद बलूचिस्तान का हामी कहती हैं, उनको सपोर्ट भी कर रही है। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उनको जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चाइनीज़ इंटरेस्ट को हिट करने के लिए। तो एक बड़ा क्लियर मैसेज है। जो देखिए, चाइनीज़ हुकूमत ने भी अफगानिस्तान को, काबुल हुकूमत को ओपनली एक लिस्ट फराम की है कि 200 से ज़ायद जो दहशतगर्द हैं वो उनके खिलाफ ऑपरेशनल है, पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा उनको उनके हवाले किया जाए। लेकिन अब ओवरऑल देखा जाए कि इनको सपोर्ट कहाँ से आ रही है। इनको आप इस बात को बिल्कुल हम रद्द नहीं कर सकते कि वो तमाम कुव्वतें, जिनमें कुछ दोस्त ममालिक की कुव्वतें भी शामिल हैं जो कि गवादर को डेवलप होना नहीं देखना चाहती, वो कुव्वतें भी शामिल हैं जो कि चाइना को यहाँ पे काउंटर करना चाहती हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के लिए एक लिहाज से एक बड़ी डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। एक तरफ IMF और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से आपको कोयर्स किया जाता है, दूसरी तरफ आपको फोर्स किया जाता है कि आप उन चीज़ों को माने जो कि ये हुकूमतें चाहती हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बार बार जो हम बात करते हैं कि गवादर पोर्ट अगर चाइनीज़ को इस्तेमाल की जाती है एज आ मिलिट्री पोर्ट, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन पाकिस्तान को अब ये फैसला करना होगा कि वो चाइनीज़ इंटरेस्ट को सर्व करेगा, उसकी जो यहाँ पे इकनॉमिक डेवलपमेंट है उसको सेफगार्ड करेगा, या एक बार फिर वो अमेरिकन और उनके अलायंस के चुंगल में जाके एक बार फिर पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जाएगा। मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए। ये दोनों जो सिचुएशंस है इसको विन विन सिचुएशन हम कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत एक बार फिर उन तमाम लोगों को है, चाइना को भी है, अमेरिका को भी है,
मिडल ईस्टर्न ममालिक को भी है, चाहे यूएई नहीं चाहता होगा कि गवादर पोर्ट जो है वो डेवलप हो, और उनके भी इंटरेस्ट इसी वजह से है कि वो किसी न किसी लिहाज से इन कुव्वतों को इनडायरेक्टली ऐसे शवाहिद मौजूद हैं। और ये आज नहीं, आज से 10 साल पहले पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड भी कह चुकी है। यहाँ सिटिंग जो गवर्नर थे खैबर पख्तूनख्वा के, मैं आपको बड़ी खबर दूँ कि उन्होंने ओपनली एक ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन के दौरान इन तमाम ममालिक के नाम बताए कि ये लोग जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को प्रमोट करें, और आज भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक देखिए बड़ा वाज़े मैसेज दोस्त और दुश्मन दोनों ममालिक को पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को देना होगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की सालमियत इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा अगर वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हिट करेंगे तो उनको हिट बैक भी पाकिस्तान को करना चाहिए। ठीक है, तो शाम साहब ये SCO भी होने जा रहा है, और इस साल में 2 ऐसे अटैक्स होना जिनको अभी अब तक हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली हमने जो पहले चाइनीज़ एक डेलीगेशन आया था माजी में, जिसमें हमने देखा था कि तमाम पार्टीज़ ने उसमें शिरकत भी की थी, उनका सबसे बड़ा कंसर्न था सिक्योरिटी इशू। तो उस पर किस तरह से इस चैलेंज को देखा जाएगा, क्योंकि अभी तक 2 मामला सामने आ चुके हैं और बड़े तशवीश का इजहार किया गया है। हमने देखें, अब आप और मैं तशवीश का इजहार करें, परेशान हो, सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन एक बात जो तय है ना, वही है कि ये वाक़या हो जाना ये अननोटिस नहीं जाएगा। अभी आप देख लें जो ख़बरें आई हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हैं चाइनीज़ एम्बेसी में भी, उनके लोगों से भी जाके बात की, एम्बेसडर से भी, वो तसल्ली में नहीं है। उनका एक स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान को कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, कुछ बातों पे तो मुझे ज़ाती तौर पे पता है आमना कि उनको पता है कि पाकिस्तान शायद बेबस भी है, और जो अगर कुछ अपने तौर पे कर भी रहा है तो हम उसको ज़्यादा वो नहीं कर सकते। लेकिन अभी जाहिर शाह जिस तरह बता रहे हैं, अब देखें ये इसमें 2 राय नहीं है कि हमारे मुसलमान मिडल ईस्ट मालिक की प्रॉक्सीज भी यहाँ काम कर रही हैं। 14 आप कहते हैं दहशतगर्द तंजीमें हैं जो ऑपरेट कर रही हैं आपके बलूचिस्तान में भी और KP में भी कर रही हैं। और जिस अंदाज से 2006 के बाद आपने देखा जो दहशतगर्दी आई थी, और हमने देखा 2021-22 में कुछ कमी आ गई थी, अब फिर ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से सामने आई। अमेरिका खुला कर रहा है, बरतानिया भी कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके लोग। असल बात यह है कि ये अब कोई नज़रियात की बात नहीं है आमना, पैसा इतना बेताशा चल रहा है, कहीं ड्रग मनी है, कहीं असले की पैसा जो है ना लोगों को दिया जाता है। और मेरे लिए जो ज़रा परेशान कुन शर्मनाक बात है कि हमारे अंदर से लोग जो है ना वो हैंडलर, वो सहूलतकार जो है ना, अभी देखें जो बंदा पकड़ा गया है वो कहाँ से नौशगी में पड़ता था, कराची के वाक़े वाला, उसके बाद किसने उनको सहूलतें दी, किसने रखा। ये आम तौर पे ये देखा जाता है कि जब वहाँ से चलते हैं नूरिस्तान और उन्नट से, जो 2 बड़े सूबे हैं जहाँ पे दहशतगर्दी है, और हमारे सेफ अकाउंट को देखते हुए कहते हैं कि 3 से 4 हज़ार जो है ना वो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये काम करवाते हैं, और उनकी हुकूमत बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उनको सपोर्ट करती है। हमें तो वो कहते हैं कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल हो रही, पाकिस्तान ऐसे ही कहता है। देखिए, अमेरिका भी कह रहा है, चाइना भी कह रहा है, सेंट्रल एशियन ममालिक भी कह रहे हैं, ईरान भी। और फिर आपने देखा दोहा टॉक्स में भी ये लिख के दिया गया था उनकी तरफ से कि अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करने दें। जब से वक्त गए उसके बाद अमरीकी, और फिर जो बातचीत हुई थी। देखिए, असल बात है आमना कि हमें अपना कुछ सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, और जिस अंदाज से ये दहशतगर्दी औद के आई है और जिस अंदाज से आपने देखे TTP और बलोच रिसर्जेंट ने भी हाथ मिला लिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज इसको अकेले लड़ सकती है। देखिए, ये सूबों के दरमियान इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस का बेहतर निज़ाम होना, और जिस तरीके से चेक एंड बैलेंसेस और फिर नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं होता, तो ये हमारे लिए मसाइल होंगे। चाइनीज़ कि इस हमले के बाद मैं आपको बताऊं, दुनिया खुदा ना खास्ता देखें ना जिस तरीके से वो नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी लोग जारी करते हैं, ममालिक पहले ही किया हुआ है, अमेरिका यूरोप के लोग नहीं आ रहे। तो हम जो उतना प्लान किया है अपना सरमायाकारी करने के लिए, ये कुछ होगा वो कुछ होगा, मुझे बताएं क्या है। और आखिरी बात आमना कि SCO समिट जो होने जा रही है, इसको खुदा ना खास्ता अगर सबटाइज करने में कोई कामयाब होता है तो ये बहुत ही नेगेटिव मैसेज आएगा। अगर डेफिनेटली हुकूमत आप इस पर देखेगी क्या करना है, लेकिन देखिए एक डिवीजन फ़ौज खड़ी की, इसके बावजूद भी सब कुछ होता है। वो मुझे निसार अली खान की जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उनकी बात याद आती है। वो कहते हैं आप एक हमला देखते हैं जिसमें तबाही हुई, हम 20 इस तरह के हमले इंटेलिजेंस की बुनियादों पे हम रोक रहे होते हैं। तो इस वक्त सवाल इस वक्त यह है कि हमारी सियासी जमातें जिस तरह लड़ रही हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं है मादत के साथ मुल्क हमारा किधर जा रहा है। चाहे हमारी मिलिट्री पोलिट्री सियासी ब्यूरोक्रेसी है, उनके अपने मफादात हैं। अब हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, वो अपने माल बनाने के चक्कर में। तो सवाल ये है कि कोई तो सेंस कहाँ जाके प्रिवेल करे कि खुदा ना खास्ता ये मुल्क नहीं रहेगा तो उनके मफादात कहाँ चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है अब ये डेफिनेटली अब सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। जी जुल्फ़िकार साहब, ये एक बड़ा सीरियस चैलेंज है, एक फॉर्मिडेबल हम देख रहे हैं कि ये मामला चैलेंज पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, चूँकि SCO और उसके बिल्कुल कुछ टाइम पहले इसी मंथ में इस तरह का एक अटैक होना,
उसमें फिर कंसर्न्स भी रेज होना चाइना की जानिब से, जो कि बनते भी हैं। अब किस तरह से देखेंगे ये इस मामले को? देखिए, ये बलूचिस्तान में ये वाक़यात अभी मैं पढ़ रहा था, कहीं एक फिगर कोट हुए हैं कि मुल्क में अब तक कुछ 16 हमले हुए हैं चाइनीज़ पे, और उसमें 20 से ज़ायद चाइनीज़ जो हैं उनको टारगेट किया गया है और वो जान बहक हुए हैं या हलाक हुए हैं, और गालिबन ज़ख्मियों की तादाद भी गालिबन 25 से 30 हैं। ये बलूचिस्तान में ज़ाहिर है वो क़ुव्वतें जो नहीं चाहती कि यहाँ पर अमन अमान हो। चाइनीज़ जो CPEC है उसको वो कोई भी नारा लगा दें, आज़ादी का नारा लगा दें, अपने रिसोर्सेज का नारा लगा दें, वो अपने तौर पर ये करते हैं। अब कौन सी क़ुव्वतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि CPEC कामयाब हो? चाइनीज़ की प्रेजेंस उनके लिए परेशानी का बायस होती है जी, सियासी तौर पर भी, एक माशी लिहाज भी, तो फिर वो यही काम करते हैं कि किसी तरीके से इसको रोकें। अब ज़ाहिर है जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, बैंड ग्रुप्स हैं, उनको वो फाइनेंस करते हैं। इसमें जिस तरह ज़ाहिर शाह साहब ने कहा, बिल्कुल इंडिया उसमें इन्वॉल्व है, ये तो उनके पास सब कुछ मौजूद था। कुलभूषण की गिरफ़्तारी और गुलभूषण ने जो कुछ बताया, जिन जिन ग्रुप्स का बताया, वो सारा कुछ, और उसके बाद अफ़गानिस्तान में अब देखना ये है कि शायद मैं चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा जो एहतशाम साहब ने कहा है और जो ज़ाहिर शाह साहब ने कहा, लेकिन अब प्रेशर बढ़ेगा ज़रूर तालिबान पे, और क्योंकि बार बार चाइनीज़ का यही, जब भी चाइनीज़ पे अटैक होता है, चाहे TTP हो, चाहे बैंड दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हो, BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, वो सारे के ताने बाने वहीं से जो मिले होते हैं, वहीं पर उनकी उनके सेंटर्स हैं, वहीं उनके मराकज़ हैं, वहीं वो रहते हैं। अब दासू वाला भी जब ये अभी हुआ था, तो उसमें भी जब प्राइम मिनिस्टर हमारे जा रहे थे चाइना का विज़िट पे, तो उससे पहले सेक्रेटरी इंटीरियर को, उस वक्त के सेक्रेटरी इंटीरियर उनको भिजवाया, वो जाके डेलीगेशन लेके गए, काबुल में जाके उन्होंने उनके सामने रखा कि ये हमारे पास शवाहिद हैं, आप ताउन करें। पहली दफ़ा थोड़ी सी आप कह लें कि लचक का मुजाहरा किया तालिबान ने, और तालिबान ने कहा कि ठीक है, हम आपके साथ ताउन करेंगे। ठीक है। अब इसके तहकीकात में सबको पता है कि वो कहाँ रहते हैं, किस तरह रहते हैं। दोबारा से मेरे ख्याल में रुजू वो करेंगे और चाइनीज़ को बताएंगे कि हम अपने तौर पर तो जो कुछ कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन खुदारा उन लोगों को जो सेंटर उनके हैं, जिनके मराकज़ उधर हैं, जिनके ट्रेनिंग कैंप्स उधर हैं, जहाँ से सारा नेटो का असला उनके हाथ लगा हुआ है, उनके अमेरिका का असला जो वेपन्स हैं वो लगा हुआ है कि हर चीनी मरने पे $2-2 मिलियन उनको दिया गया है। ये भी आप देख लें, उधर से ये भी हमारा नुकसान है। ऐसे ही है। तो ये इस वजह से मेरे ख्याल में अब प्रेसिडेंट सेट कर दी प्राइम मिनिस्टर ने। अभी ये जो 2 लोग जिनकी हलाकत हुई है, ज़ाहिर है उस पर भी उनको देना पड़ेगा, वही कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है और ये मुश्किलात है। और आपने देखा जो 25-26 को जो रात को जो 11 डिस्ट्रिक्ट में जो बलूचिस्तान में मुख्तलिफ शाहराहों पर किए हैं, ज़ाहिर है वही लोग थे। और अपने तौर पर जो इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन है वो गवर्नमेंट अपने तौर पर कर रही है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त सूबाई हुकूमत में जो शामिल लोग हैं, इल्ज़ाम है या ठीक है कि जी उनको तो लाया गया है इलेक्शन में, अब लाया भी गया है तो वो क्या कर रहे हैं? क्या वो कोई एक्ट करते हैं? क्या वो लोगों की जहन साजी करते हैं? वो माँ बाप से बात करते हैं? वो जाकर अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी में इस चीज़ को बात करते हैं कि भाई हमारे बेटे, हमारे बच्चे जो है वो क्यों ईंधन बन रहे हैं, आप इनको क्यों उनका फ्यूचर भी तबाह कर रहे हैं, दूसरे नौजवानों पर भी उनका नेगेटिव असर पड़ रहा है, यूथ पर। बेहतर यह है कि इस तरह के इज्तिमात, वो छोटे छोटे इज्तिमात करके अपनी बैठकों में, गांव में कहीं जाकर किसी की भी बैठक में जाकर ये काम आप करेंगे। अगर आपको फुर्सत है, वो 1.5 से 2 अरब रुपए जो साल के आपको मिलते हैं जो डेवलपमेंट फ़ंड के, उनसे फुर्सत आपको हो जाए तो आप जाकर उन जगह पर ये करें, ये बहुत ज़रूरी है। वरना तो जाहिर है जब जो करप्शन है, जो मिसमैनेजमेंट है, जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं बलूचिस्तान में, उसकी वजह से नौजवान मायूस है, ला ताल्लुक हो गया है। तो ये गवर्नमेंट के मेरे ख्याल में ज़रूरत है इस चीज़ों की। जी ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।